हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे ज्योग्राफी के पीवाईक्यू यूपीपीसीएस एंड अन्य एग्जाम जैसे रेलवे, सीजीएल आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने अपने ज्योग्राफी के पीवाईक्यू क्लास में रखे हुए हैं। उस क्रम में आज हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 के आज हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसकी जितनी हमसे अच्छी व्याख्या हो पाएगी, जितने अच्छे क्वेश्चन हो पाएंगे मैंने वो उसमें डाल रखे हैं। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आज का क्या कह रहा है कि कह रहा था कंटिन्यूअस यूज ऑफ एरिया मेक्स अ सोइल। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा कैसी बन जाती है, पूछ रहा है। जैसे कि क्या होता है, किसान अपने खेतों में उसको उपजाऊ बढ़ाने के लिए क्या करता है, यूरिया का प्रयोग करता है। ये बात सच है कि यूरिया के प्रयोग से एक निश्चित समय के लिए उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, पर लगातार प्रयोग से क्या होता है कि मिट्टी में कुछ मतलब कंपोनेंट्स घटने लगते हैं, उसका पीएच मान घटने लगता है। पीएच मान घटने से क्या होता है कि मिट्टी में जो उसके उपजाऊपन होता है ना, उसमें कमी आती है। ठीक है, तो इसके यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा कैसी बन जाती है? तो मृदा बन जाती है अम्लीय। अम्लीय मृदा बनने से क्या होता है, उसका पीएच मान जो है वो घट जाता है। अब पीएच मान घट जाता है तो उसकी क्या होता है, उपजाऊ जो क्षमता होती है वो भी घट जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या हो जाता है, तो यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा कैसी बन जाती है? तो मृदा बन जाती है अम्लीय। अब जब अम्लीय मृदा बन जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी कुछ न प्रयोग किया जाता होगा। तो उसका प्रयोग किया जाता है किसका? चूना पत्थर का। कभी पूछे, ठीक है, चूना पत्थर का पूछता है कभी कभी कि अम्लीय मृदा को ठीक करने के लिए किस घटक का या किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर का। इसी तरह से कभी कभी आपने देखा होगा कि मृदा अभी अम्लीय है तो मृदा क्षारीय भी बन जाती है। ठीक है, तो क्षारीय मृदा को ठीक करने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का, जिप्सम, आयरन पायराइट और हरी खाद। हरी खाद, ठीक है। पूछता है कि अगर मृदा में क्षारीयपन बढ़ गया है तो क्षारीयपन को ठीक करने के लिए 3 तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला है जिप्सम, दूसरा आयरन पायरेट और तीसरा होता है हरी खाद। ठीक है, और इसी तरह से मृदा अगर अम्लीय हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाएगा चूना पत्थर का। ठीक, अब अम्लीय यूरिया क्या है? यूरिया में कौन से प्रमुख तत्व हैं? तो यूरिया में जो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, यूरिया के प्रमुख तत्व, तो यूरिया के प्रमुख तत्वों में क्या क्या आ जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन। कभी पूछता है कंपोनेंट्स ऑफ यूरिया, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यूरिया में जो कंपोनेंट्स होते हैं, यूरिया के जो तत्व होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और इसको एक नाम और दिया जाता है, वो बोला जाता है कार्बामाइड। ठीक है, तो यूरिया को किस नाम से भी जाना जाता है? कार्बामाइड। किस नाम से? तो कार्बामाइड, कार्बामाइड। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अब इस प्रश्न को मैं पहले फिर से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको कि जैसे किसान क्या करता है, यूरिया का प्रयोग करता है। ठीक है, अब यूरिया के प्रयोग के क्रम में क्या होता है कि उसकी जो जैसे मृदा है तो मृदा में क्या हो जाता है, अम्लीयता बढ़ जाती है। तो अम्लीयता बढ़ जाती है तो अम्लीयता को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर का। अब प्रश्न कभी कभी दूसरे तरीके से आ जाता है कि अगर मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है तो किसका प्रयोग किया जाएगा ठीक करने के लिए? तो उसमें आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हो, आप आयरन पायराइट का प्रयोग कर सकते हो और आप हरी खाद का भी प्रयोग कर सकते हो। अब यूरिया का प्रयोग किया जाता है तो यूरिया कुछ तत्वों से मिलकर बना होगा, तो उसमें प्रमुख घटक कौन से हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। यूरिया के इन 4 तत्वों से मिलकर यूरिया बनी है। तो यूरिया को क्या बोला जाता है? एक अन्य नाम, तो वो बोला जाता है कार्बनहाइड। चलते हैं अपने अगले आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द लेटराइट सॉइल्स। तो लेटराइट मिट्टी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ये आर्द्र अयनवर्ती प्रदेशों की मिट्टियां हैं, सही है। ये बहुत ही अबछल्लाज मिट्टियां हैं, इनकी उर्वरकता बहुत कम होती है और उनमें क्या होता है कि उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पूछा, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें देखोगे आप लेटराइट मिट्टियों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमारा डी हो जाता है। क्यों? क्योंकि चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। ठीक है, भारत की अधिकांश मिट्टियों में आप देखोगे तो नाइट्रोजन
और ह्यूमस और चूना पत्थर की, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, पर अधिकांश मिट्टियों में आपको ह्यूमस की, नाइट्रोजन की और चूना पत्थर की हमेशा कमी मिलेगी। किस किस की? नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की हमेशा लगभग कमी मिलेगी। यद्यपि ये जो बता रहा हूँ ये लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में भी है, लैटराइट मिट्टी दूसरे का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कौन सा मिलता है, तो चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, लैटराइट मिट्टी आप भारत की लगभग अधिकांश मिट्टियां, जैसे जलोढ़ मिट्टी को एक अपवाद के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और जैसे काली मिट्टी हो गई या फिर ये हमारी लैटराइट मिट्टी हो गई, लाल पीली मृदा हो गई, कितनी मिट्टियां होंगी उसमें, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन ह्यूमस की तो हमेशा कमी मिलेगी उसमें, ठीक है। इसलिए हम क्या एनपीके का यूज करते हैं ना, डीएपी वगैरह जो यूज करते हैं, उसमें क्या N4 नाइट्रोजन आता है, नहीं आता, तो नाइट्रोजन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की भारतीय मृदाओं में कमी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, पूछ रहा है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो वो हो जाती है हमारी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में देखते हैं क्या होती है। जलोढ़ मृदा ये ऐसी मृदा है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 43% भाग पर ये पर्याप्त पाई जाती है। और ये उपजाऊ मृदा है। कैसी मृदा है? उपजाऊ, उपजाऊ मृदा है, ठीक है। उपजाऊ मृदा क्यों है? क्योंकि ये नदियों द्वारा जो गाद खाद, ये जो उनका जो अवशेष है, अपक्षय अपरदन से जो मिलकर मृदा बनती है, ठीक है, नदियों द्वारा जो बाढ़ के कारण बनती है, वो मृदा है। तो इसमें नदियों के द्वारा सारे जो उपजाऊ तत्व होते हैं ना, वो बहाकर लाए जाते हैं और इस मृदा पर लाकर छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए ये मृदा को हम दो भागों में देख लेते हैं कभी कभी। जैसे कि एक होती है बांगर, ठीक है, एक होती है खादर, ठीक। तो बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर। और नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है? खादर। तो कभी कभी पूछ लेता है, मैंने ये यद्यपि आपको कल भी बताया था कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है? बांगर। और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है? खादर। इसके आप देखो घटक के रूप में देख लेते हैं, तो ह्यूमस, ह्यूमस और नाइट्रोजन, अभी मैंने बोला ह्यूमस नाइट्रोजन इसमें कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और पोटास चूना पत्थर, पोटास चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है इसमें, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी इसी क्रम में फिर से मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जलोढ़ मृदा क्या है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगभग 43% पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा में जैसे नदियां जब अपने साथ बाढ़ लेके आती हैं, तो बाढ़ का पानी किसी किसी क्षेत्र में पहुंच जाता है, पर किसी क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता। तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है, उसको कहते हैं हम खादर, अर्थात नवीन जलोढ़ मृदा। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा उस पर एक नई परत बना दी जाती है बाढ़ के साथ। और जो पुरानी परत होती है उसको कहते हैं हम पुरानी जलोढ़ मृदा, उसको कहते हैं हम बांगर, ठीक है। इसी तरह से जब आप जाओगे तो जलोढ़ मृदा में जो है, जैसे नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम मिलती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की, और पोटास और चूना पत्थर की मात्रा पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मृदा। आप जलोढ़ मृदा को देखोगे तो ये मोस्टली उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे नदियां अपने बाढ़ के पानी को छोड़ती हैं। जैसे उत्तर भारत का मैदान हो गया, तटीय मैदान हो गया, इनमें क्या होगा? आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है।
काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, कौन सी? ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। पहले तो अगर ये काली मिट्टी है तो ऐसा कौन सा तत्व है इसमें जिसके कारण ये काली मृदा कहलाती है? तो टिटेनिफरस मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल क्या है कि उन क्षेत्रों में पाई जाती है जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये मुख्य रूप से इन 4 प्रदेशों में पाई जाती है। अब आप अगर इस ये जानते हो कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है तो इसी से इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल भी जाता है। जैसे काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी को अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी कहा जाता है, ये भी ठीक है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब ये कह रहा है कि काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे इलाके हैं जहाँ पे काली मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अब आपको देख के लग रहा होगा क्या ये वो इलाके हैं जो हिमालय क्षेत्र में आते हैं? नहीं, हिमालय क्षेत्र के इलाकों में आप जाओगे तो भारत का जो उत्तर भारत है जिसमें हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर जाओगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये ऐसे इलाके हैं जो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये हमारे मध्य भारत के क्षेत्र हैं। ठीक है, इधर कुछ मध्य भारत के क्षेत्र हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हिमालय क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा पूछ रहा है? इज नॉट करेक्टली, सही नहीं है। तो वो क्या पूछ रहा है? इसका मतलब हमारा जवाब क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी को मैंने आपको बोला काली मिट्टी, इसका जवाब तो आपको मिल गया। तो अब इसका जो काला रंग मिलता है ना, वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका क्या होता है? काला रंग होता है। मैंने पहले बताया आपको टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। और इसको हम जुताई वाली मृदा, ठीक है, बिना जुताई की मृदा या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कैसी मृदा? बिना जुताई या कपासी मृदा भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? बिना जुताई वाली मृदा, बिना जुताई, बिना जुताई वाली मृदा, ठीक है, बिना जुताई वाली मृदा या कपासी मृदा, या कपासी मृदा। तो इन दो नामों से इसको क्या कहते हैं? जाना जाता है। किन दो नामों से? तो बिना जुताई वाली मृदा या कपासी मृदा, ये दो ऐसे नाम हैं जो काली मिट्टी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो कभी पूछता है कि बिना जुताई की मृदा किसको कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। पूछे कपासी मृदा किसको कहा जाता है, तो भी काली मिट्टी को। इस एक प्रश्न के अंदर काली मिट्टी के बारे में आपको 4 से 5 तथ्य दे दिए हैं। तो पूछता है कि काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मुख्य रूप से मध्य भारत के क्षेत्रों में, जैसे आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और पूछे कि काली मिट्टी को अन्य किस नामों जाना जाता है, जैसे कपासी मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से। और रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं, तो भी काली मिट्टी को कहते हैं। और अगर पूछे बिना जुताई वाली मिट्टी किसको कहते हैं, तो वो भी काली मृदा को ही कहा जाता है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following statement are correct about the red soil India? लाल मृदा के बारे में पूछ रहा है कि भारत में लाल मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह रहा भारत की लाल मिट्टी के संबंध में कथनों में कौन सा कथन सही है? मृदा का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मृदा में लाइम, चूना, ह्यूमस, पोटास होता है। वह छिद्रयुक्त, तो उसकी संरचना शीघ्र बुकनी हो जाने वाली होती है। कौन सा कथन सही है, तो ये पूछ रहा है हमारा।
चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो लाल मृदा का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ये सही है। ठीक है, लाल मृदा में लाइम चूना, ह्यूमस और पोटास होता है। वह छिद्रयुक्त, उसकी संरचना शीघ्र बुकनी हो जाती है। मैंने आपको हमेशा बोला है अभी इससे पहले कि भारतीय मृदाओं में ह्यूमस और चूना पत्थर और लगभग पोटाश, इनकी क्या करती है, कमी देखने को मिलती है। ठीक है, कमी देखने को मिलती है। तो आप इसका आंसर अभी यहीं से लगा सकते हो कि लाल मृदा में लाइम चूना, ह्यूमस और पोटास होता है। तो इसका मतलब जिसमें 2 होगा वो सही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 3। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाल मृदा में चूना पत्थर वगैरह, पोटास की, ह्यूमस की हमेशा और नाइट्रोजन की कमी मिलती है। वो भारतीय मृदा के लगभग हर मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी मिलेगी। चलते हैं अपने। ठीक है, इसमें ह्यूमस की क्या होती है, कमी मिलती है। यद्यपि पोटास थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, लाइम थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, पर ह्यूमस की कमी मिलती है। ह्यूमस और नाइट्रोजन, किसकी, ह्यूमस और नाइट्रोजन, ह्यूमस और नाइट्रोजन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक तरफ बांध परियोजनाएं दे रखी हैं। ठीक है, एक तरफ क्या दे रखा है, बांध परियोजनाएं, और दूसरी तरफ दे रखा है उसको मिलाने के लिए। तो मैचिंग वाला सवाल है। तो पूछ रहा है कि घाट प्रवाह, उकाई, हीराकुंड और कोयना, ये किस किस राज्य में है, मिलाते हैं। चल देखते हैं। जैसे कि हीराकुंड कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा में। हीराकुंड कहाँ मिलता है, उड़ीसा में। कोयना कहाँ मिलेगी आपको, उकाई कहाँ मिलेगी, गुजरात में। ठीक है, उकाई घाट प्रवाह कर्नाटक में। तो घाट प्रवाह कर्नाटक हो गया। तो ए का 3 किधर मिलेगा, ए का तीसरा हीरा और सी का पहला, ए का 3 सी का पहला। तो हमें यहीं से आंसर देखने को मिल जाता है, ए का तीसरा। अब बी का कौन सा, उकाई गुजरात मिल जाएगा। और कोयना कहाँ मिलेगी आपको, महाराष्ट्र में। अब देख लेते हैं इसका। तो घाट प्रवाह कहाँ मिले, कर्नाटक में। ए का तीसरा किसमें, ए का तीसरा यहीं पर, एक ही ऑप्शन से हमें सही जवाब मिल जाता है। ऐसे ही जाओगे तो बी का उकाई गुजरात, तो बी का कौन सा हो जाएगा, चौथा, सी का पहला और डी का महाराष्ट्र। ठीक है, तो घाट प्रवाह कर्नाटक, उकाई गुजरात, हीराकुंड मध्य उड़ीसा और कोयना महाराष्ट्र में। चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन डैम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है। तो मानव निर्मित बांध पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो आपने देखा होगा विश्व का विशाल मानव निर्मित बांध, यद्यपि ये विश्व, अब इसमें थोड़ा सा विश्व का नहीं है ये। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे विशाल बांध है, जो कि 1957 में बना था। यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, कुछ 3-4 मतलब तथ्य हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। वो तथ्य आपके लिए बड़े काम के रहेंगे, उसको देख लेते हैं। जैसे कि एक डैम है थ्री गॉर्जेस डैम, ये कहाँ पे है, चीन में है। थ्री गॉर्जेस डैम कहाँ पे है, चीन में है। ये दुनिया का सबसे विशाल बांध है। कौन सा, विशाल बांध, दुनिया का विशाल बांध है ये। दुनिया का सबसे विशाल बांध कौन सा है, थ्री गॉर्जेस डैम कहाँ पे है ये चीन में है। अब देखो हीराकुंड के संदर्भ में क्या, ये भारत का सबसे विशाल बांध है। ये भारत का सबसे विशाल बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, कब बना था, 1957 में। यहाँ पे एक प्रश्न जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप देख लीजिए। वो प्रश्न क्या है कि पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो थ्री गॉर्जेस डैम चीन में।
पर पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध, किससे? मिट्टी से निर्मित, मृदा से निर्मित, मिट्टी से निर्मित बांध, दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध, दुनिया का सबसे बड़ा मृदा निर्मित बांध कौन सा है? तो वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। देख लो फिर से तथ्य पर ध्यान दो कि अगर पूछता है कि दुनिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो वो हीराकुंड बांध है। पूछे कि दुनिया का सबसे विशाल बांध कौन सा है, अगर ना पूछे मिट्टी का तो फिर है थ्री गॉर्जियस डैम। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और कब बना था? तो 1957 में। और किस नदी पे है उड़ीसा की? तो उड़ीसा की महानदी पर है। कभी कभी नदी भी पूछ लेता है, महानदी किस पे है? महानदी पे। तो उड़ीसा जो हमारा हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे विशाल बांध है, दुनिया का मिट्टी से निर्मित सबसे विशाल बांध है। कब बना था? 1957 में। और किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। इसी तरह से पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध, तो थ्री गॉर्जियस डैम है, ये कहाँ पे है? ये चीन में है। चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। फिर मैचिंग वाला प्रश्न है, तो सीधे हिंदी से देखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 8। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है, इसको मिलाते हैं, मैचिंग करते हैं। जैसे हीराकुंड बांध कहाँ मिलेगा आपको? तो वो मिलेगा उड़ीसा में। रिहंद बांध ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। मैटूर ये मिलेगा आपको तमिलनाडु। ए का अब देखते हैं इसमें, तो बी का कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो बी का दूसरा कहाँ? यहाँ पे है, बी का दूसरा। और सी का तीसरा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 का डी, 8 का डी। ठीक है। मैटूर बांध तमिलनाडु, कृष्णराज बांध कर्नाटक। तो ए बी सी डी ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? मैचिंग पहले से ही हो रही है। ठीक है, डी मैटूर बांध तमिलनाडु, कृष्णराज बांध कर्नाटक। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर इज द लोकेटेड इन। पूछ रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। गोविंद बल्लभ पंत, तो ये कहाँ पे है? ये है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय। तो ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसको हम रिहंद परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिहंद परियोजना या गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखना, कभी पूछ लेता है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना या रिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश का स्पेशल पेपर है तो जिला भी पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? सोनभद्र जिला। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। तो रिहंद नदी के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? रिहंद परियोजना। क्योंकि ये रिहंद नदी पर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिहंद परियोजना भी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से मैचिंग वाला है, तो सीधे वहीं से देखते हैं। क्या सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जलप्रपात दे रखे हैं और उनको मिलाने के लिए बोल रहा है। देख लेते हैं, मिलाते हैं। जैसे कुचिकल कहाँ पे है? तो कुचिकल आपको मिलेगा कर्नाटक में, कुचिकल कर्नाटक। बरहे पानी नौक्किलाई मेघालय, नौक्किलाई कहाँ मिलेगा आपको? मेघालय में मिलेगा। केवटी ये मध्य प्रदेश में मिलेगा। जब 3 हो गए तो ये, तो मुझे लग रहा है इसमें पहले 1 2 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। बरही पानी जलप्रपात वाटरफॉल कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। नौक्किलाई जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको? तो मिलेगा मेघालय में। केवटी जलप्रपात कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं आप आज के अगले प्रश्न की तरफ। कभी कभी ऐसे प्रश्न क्या होता है कि मैचिंग पूछ लेता है, कभी सीधे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। एक तरफ परियोजना दे रखी है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, अवस्थिति, उनकी जो है नदियां हैं। तो पूछ रहा भाखड़ा, भाखड़ा परियोजना किस नदी पर है। देखो मैंने ये बात आपको बताई थी, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला भी था, कभी कभी देखने को मिल जाता है, मैं जो बताता हूँ वो आगे आपके प्रश्नों में देखने को। तो भाखड़ा नागल कहाँ है, सतलज नदी पर, ठीक है। हीराकुंड कहाँ मिलेगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, महानदी पर है, ठीक है। नागार्जुन कृष्णा सागर, नागार्जुन सागर कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी पर है, और इदुक्की पेरियार नदी पर है। अब देख लेते हैं, तो भाखड़ा सतलज नदी पर, तो ए का क्या हो जाएगा, 4, ए का 4, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 बी का 3, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 11 का बी। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, ठीक है। चलते हैं, जैसे भाखड़ा फिर से बता देता हूँ, सतलज नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर है, इदुक्की पेरियार नदी पर केरल में है, नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फिर से मैचिंग, हमारे इस वाले जो लेक्चर में मैचिंग के क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है। और आप देखते चलोगे तो ये सीधे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लेता है कभी कभी, तो डायरेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबरीगिरी परियोजना पूछ रहा है कि कहाँ पर है, बैतरड़ा परियोजना पूछ रहा है कहाँ पर है, फिर पूछ रहा है गंगा नदी परियोजना कहाँ पर है, और पूछ रहा है पापनाशम परियोजना कहाँ पर है, ठीक है। तो फिर से मिलाते हैं हमें से। तो सबरीगिरी परियोजना कहाँ मिलेगी हमें, तो ये मिलेगी हमें केरल में, सबरीगिरी, क्योंकि सबरीमाला का मंदिर वहीं पे है। सबरीगिरी परियोजना कहाँ है, केरल में है। बैतरड़ा परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में। गंगा नदी परियोजना ये मिलेगी आपको अरुणाचल प्रदेश में, और पापनाशम ये मिलेगी आपको तमिलनाडु में। अब देख लेते हैं इसका जवाब कौन सा होगा, गंगा नदी परियोजना। तो सबरीगिरी ए का पहला, बैतरड़ा दूसरा, गंगा नदी तीसरा। 1 2 3 4 इसका सवाल क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। 1 2 इसका कौन सा हो जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे है, ठीक है। 1 2 3 4 किधर है, तो इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, which micronutrient is the most deficient in Indian soil। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। मतलब पूछ रहा है कि भारतीय मृदाओं में सबसे कमी सूक्ष्म तत्व की कौन सी सूक्ष्म तत्व है जिसकी हमेशा कमी मिलती है, तो वो देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको सीधा एक प्रश्न का जवाब देता हूँ कि भारतीय मृदाओं में कभी भी जाना तो एक सूक्ष्म तत्व ऐसा है जिसकी हमेशा कमी मिलती है, तो वो है जस्ता। कभी प्रश्न पूछता है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की हमेशा कमी मिलेगी तो वो कौन सा है, जस्ता, ठीक है। तो इस बात को यहीं पे ध्यान रखते हैं, कभी सीधे प्रश्न आता है तो इसे आप कर ले जाओगे। मैच द items of list 1 with the item list 2 and find the correct answer from the code given and the list। एक तरफ रिवर दे रखी है, एक तरफ क्या दे रखा है, उसकी नदियां दे रखी हैं, रिवर और नदियां, ठीक है। तो करते हैं इस प्रश्न को, फिर से आ गया। तो महानदी कहाँ पे है, महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड। महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो ये बांध बन जाएगा हमारा चंबल नदी पर कौन सा बांध है, तो गांधी सागर, गांधी सागर, ठीक है। बेतवा नदी पर माता टीला। अब देख लेते हैं, तो बी का कौन सा हो जाएगा, पहला। तो बी का पहला कहाँ पे है, बी का पहला इस तरह से देखते हैं, बी का पहला यहाँ है, ठीक। और सी का चौथा, तो बी का पहला सी का चौथा। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे,
आंसर हमें यहीं से मिल जाता है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो 14th का कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक, बेतवा, तापी, काकरापार, ठीक है, तापी पे काकरापार और बेतवा माता टीला। ठीक, यहीं से मैच कर लेते हैं। तो बेतवा पे कौन, महानदी, यहाँ पे ये दो हमको पता है ना, तो इन्हीं से करते हैं। जैसे महानदी, हीराकुंड, बी का कौन सा है, तो बी का है पहला, तो बी का पहला यहाँ पे जैसे क्या है, मैं यहाँ पे ए बी सी डी रख देता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, तो बी का पहला, तो बी का पहला कौन सा है, हीराकुंड, इसी में है बी का पहला और किसी में है नहीं। चलो अगर इससे भी कंफ्यूजन होता है तो एक जगह और देख लेते हैं, सी, जैसे चंबल नदी पर कौन सा सागर है, गांधी सागर, तो सी का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, सी का चौथा यहाँ हो गया। अब ए का दूसरा, बेतवा नदी पर कौन सा है, माता टीला बांध, और तापी पे काकरापारा बांध, तो डी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा, तो डी का तीसरा भी सी में, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 15, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये बात सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी ठीक है। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ये चारों ही तथ्य आपस में सही हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा डी। ठीक है, अभी मैंने आपको ये वाला तो बताया था, हीराकुंड बांध महानदी पर है, रिहंद बांध का है सोन नदी, और सोन की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, तो उसी पर क्या है, रिहंद बांध बना हुआ है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। मैथन बांध जो है दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। तो यहाँ से भी आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कभी पूछ लेता है कि मैथन बांध किस पर है, तो बराकर नदी पर। ठीक है, किस नदी पर, बराकर नदी पूछता है। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, तो बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। इसी तरह रिहंद बांध सोन नदी पर है, सोन नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, तो रिहंद नदी पर है, सोन नदी की रिहंद नदी। ठीक है, ये कहाँ पे है, अभी बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। हीराकुंड महानदी पर है, कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। मैथन बांध मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब इससे अगर कभी वन लाइनर कोई क्वेश्चन बनता है या मैचिंग में कोई क्वेश्चन बनता है तो उसे आप करने में सक्षम हो पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, डैम एवं उनका रिवर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जैसे दुल्हस्ती, दुल्हस्ती किस नदी पर है, तो वो अगर दुल्हस्ती चिनाब नदी पर है, तो दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है, दुल्हस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर। दुल्हस्ती परियोजना कहाँ पे है, चिनाब नदी पर। गांधी सागर परियोजना थोड़ी देर पहले ही बताई थी मैंने, चंबल नदी पर है। उकाई परियोजना कहाँ पे है, तो तापी नदी पर। उकाई परियोजना तापी नदी पर, तवा परियोजना तवा नदी पर है। ठीक है, इसी तरह से मैच कर लेते हैं। तो दुल्हस्ती चिनाब नदी, तो पहले का कौन सा हो जाएगा, दूसरा, तो पहले का दूसरा कहाँ पे है, सी में है। गांधी सागर बी, बी का चंबल नदी बी का पहला, तो बी का पहला, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जो कि छुपा हुआ है। ठीक है, तो 16 का मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, ये ध्यान रखना। तो पहले का कौन सा है, दुल्हस्ती, पहला दुल्हस्ती किस नदी पे, चिनाब नदी पे, तो पहले का दूसरा, पहले का दूसरा और बी का पहला, पहले का दूसरा बी का पहला, पहले का दूसरा बी का पहला, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी। चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है एक तरफ आपको कोल्ड फील्ड दे रखे हैं, मतलब कोयला क्षेत्र दे रखा है, और दूसरी तरफ उनकी क्या दे रखी है, उनकी दे रखी है लोकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, चलते हैं। कोयला क्षेत्र दे रखा है और दूसरी दे रखी है उसका अवस्थिति, मतलब वो किस राज्य में है, उनको हम क्या कर रहे हैं, मैचिंग करने के लिए बोल रहा है ये। तो जैसे माकुम है, तो माकुम क्षेत्र कहाँ पड़ता है, माकुम पड़ता है असम में। माकुम पूछता माकुम कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो असम राज्य में। ऐसी नामचिक अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब अगर हमें दो पता लग गए या एक भी पता है, तो सबसे पहले हम जाते हैं विकल्प की तरफ, ऑप्शन की तरफ। जैसे पहले का पहला है,
तो पहले का पहला, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। अब हमारा बचा 3। अब ए बी सी इसमें देखते हैं। अब दूसरे पे जाते हैं तो दूसरा अरुणाचल प्रदेश, नामचिक अरुणाचल प्रदेश, बी का कौन सा होना चाहिए, दूसरा। तो बी का दूसरा यहाँ पे, इसका मतलब ये भी कट गया। अब कह रहा है गिरिडीह है, ठीक है, तो गिरिडीह कहाँ पे है, गिरिडीह झारखंड में है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड में है। अब सी का कौन सा हो गया, तीसरा, तो सी का तीसरा यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा, अब चौथा हमें पता है नहीं पता उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमें हमारा आंसर मिल गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। और सोहागपुर जब इसमें दे रखा है तो सोहागपुर कहाँ मिलेगा आपका, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही कभी, अभी तो मैचिंग में दे रखा है, सीधे पूछ सकता है कि गिरिडीह कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो गिरिडीह छोला मतलब कोयला क्षेत्र मिलेगा हमें असम झारखंड में जाके। ऐसी नामचिक अरुणाचल प्रदेश में। माकुम कोयला क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है, तो असम में पड़ता है। सोहागपुर, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चारों के चारों क्या है, कोयला क्षेत्र है। कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन सा कोल एरिया है, तो कोल एरिया में नामचुक, गिरिडीह, सोहागपुर, माकुम। फिर पता होना चाहिए कि किस राज्य में है, तो माकुम किस राज्य में है, असम में। नामचिक किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। गिरिडीह किस राज्य में, झारखंड में। और सोहागपुर मध्य प्रदेश में। फिर से आ गया कोल क्षेत्र, और उसका पूछ रहा है कि कौन किस एरिया में स्थित है। इस समय क्या दे रखा है, घाटी दे रखी है, ठीक है। तो तालचेर कहाँ पड़ता है, तालचेर पड़ता है हमारा महानदी घाटी में। तालचेर किधर है, महानदी घाटी में। तालचेर महानदी घाटी, महानदी घाटी, ठीक है। कर्णपुरा पड़ता है हमारा दामोदर घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी में पड़ेगा। कहाँ पे, दामोदर घाटी। अब पहले इन दोनों से अपने सवाल को देखने की कोशिश करते हैं कि हमें जवाब मिल रहा नहीं मिल रहा। तो ए का क्या है, चौथा, ठीक है, ए का फोर्थ, बी का कर्णपुरा, बी का तीसरा, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा इसका मतलब नीचे जाएगा, ठीक है। कर्णपुरा दामोदर घाटी, बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला, तो हमें सवाल का जवाब यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहीं से हमें ये देखने को मिल रहा है, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऐसी सिंगरौली सोन घाटी, ठीक है, सिंगरौली कहाँ मिलेगा आपको, सोन घाटी में। और सिंगरैनी आपको मिलेगा गोदावरी घाटी में, ठीक है। फिर से मैच कर लेते हैं एक बार। तो तालचेर महानदी, तो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ। कर्णपुरा कहाँ है, दामोदर घाटी, तो बी का पहला, बी का पहला होगा। सिंगरैली सोन घाटी, तो सी का दूसरा, सी का दूसरा। डी, डी का कौन सा हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा तीसरा, तो डी का तीसरा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 19, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। कल मैंने आपको एक प्रश्न कराया था गोंडवाना चट्टानों के विषय में, तो आपको बताया था कि भारत के लगभग कुल कोयले का 90 से 95%, इवन 98% तक कोयला कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। अब गोंडवाना चट्टानों में जब कोयला पाया जाता है, तो यहाँ क्या कह रहा है, गोंडवाना चट्टानों में प्राकृतिक गैस, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा यहाँ से गलत हो जाता है। तो पहला, अब अगर मानो हमें नहीं भी पता तो हम ये देखेंगे, क्योंकि कह रहा है सही उत्तर चुनिए, तो जिस जिसमें पहला होगा उसे हम काटते जाते हैं। इसका मतलब देखो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब बच्चा 2 और 3, इसका मतलब है कि 2 हमारा सही है, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब हमें देखना है तीसरा, धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। तो धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध नहीं हो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए, ठीक है। पेट्रोलियम उन क्षेत्रों में पाया जाता है जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो समुद्री इलाके होते हैं, ठीक। तो इसी तरह से धारवाड़ चट्टानों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध नहीं होगा, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज क्षेत्र के लिए। तो इसका मतलब इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 सही होगा, बाकी के ए और 3, 1 और 3 गलत है, ठीक। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो अभ्रक कहाँ मिलेगा हमारा, प्रचुर मात्रा में कोडरमा के चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। फिर से आ गया आयरन और रीजन स्टेट,
ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र है और उसके राज्य पूछ रहा है। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो लौह अयस्क जैसे देखते हैं, दल्ली राजहरा कहाँ मिलता है हमें? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में। कुद्रेमुख कर्नाटक। कुद्रेमुख कर्नाटक। तो ए कुद्रेमुख कर्नाटक, बादाम पहाड़ उड़ीसा, बादाम पहाड़ उड़ीसा और नोवामुंडी छत्तीसगढ़। ठीक है, नोवामुंडी छत्तीसगढ़। तो दल्ली राजहरा नहीं, झारखंड होगा ये। तो दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़। दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक, बादाम पहाड़ उड़ीसा और नोवामुंडी झारखंड। नोवामुंडी कहाँ मिलता है? झारखंड में। तो अब मैच कर लेते हैं। तो ए का कौन सा हो जाएगा? ए का चौथा। तो ए का चौथा कहाँ है? सी में है। तो हमारा इसका जवाब तो एक ही आंसर से मिल जा रहा था, 20 का सी। ठीक है, कुद्रेमुख कर्नाटक, बादाम पहाड़ उड़ीसा, नोवामुंडी झारखंड। तो ये लौह अयस्क ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको इन एरियाज में देखने को मिलते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पानी पी लो, फिर कराते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21। लौह अयस्क क्षेत्र, ठीक है, और राज्य पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको ये तो कराया ही है, दल्ली राजहरा। ठीक है, दल्ली राजहरा कहाँ कराया था? छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कर्नाटक में। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। बादाम पहाड़, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। एक तरफ कोयला क्षेत्र दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य, तो मिलाने के लिए कह रहा है। तो राजमहल कहाँ है? सुहागपुर कहाँ है? विश्रामपुर कहाँ है? रानीगंज कहाँ है? ये हमें पता होगा, तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा। तो राजमहल हमारे कहाँ पड़ता है? तो राजमहल पड़ता है झारखंड में। राजमहल झारखंड में। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, रानीगंज कहाँ मिलेगा हमें? पश्चिम बंगाल में। सुहागपुर मध्य प्रदेश में। सुहागपुर मध्य प्रदेश में। और विश्रामपुर कहाँ है हमारा? छत्तीसगढ़ में। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में। मैच कर लेते हैं। तो ए का कौन सा होगा? ए का चौथा। ए का चौथा। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? यहीं से हमें मिल जाएगा 22 का। देखो ए का चौथा यहाँ पे, तो आंसर हमारा एक ही से मिल जा रहा है। हालांकि हमें पता होना चाहिए। तो सुहागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो बी का तीसरा। विश्रामपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो सी का दूसरा। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में है। डी का पहला। इसी तरह से चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और इसका सवाल का जवाब आपको मैंने दे दिया है। एल्यूमिनियम हरी धातु है, वो लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम एक हरी धातु है, ये कथन सत्य है। ठीक है, ये हमारा पहला सही है। वो लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, ये गलत है। क्यों? एल्यूमिनियम को हम
हरी धातु इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिसाइकलिंग दर उच्च होती है इसकी, ठीक है। तो रिसाइकलिंग दर उच्च होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, हरी धातु बोला जाता है। रिसाइकलिंग दर इसकी क्या होती है, उच्च होती है और कम ऊर्जा की खपत होती है इसमें, ठीक है। तो रिसाइकलिंग दर हरी धातु एल्यूमिनियम की क्या होती है, उच्च होती है और ऊर्जा की कम खपत होती है, इसलिए इसको बोला जाता है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो 23 का क्या हो जाएगा, डी। तो कोई भी पूछता है तो एल्यूमिनियम हरी धातु है, ये सही है। क्यों है, क्योंकि उसकी रिसाइकलिंग की दर क्या होती है, उच्च होती है और कम ऊर्जा की खपत होती है उसमें। तो कम ऊर्जा में उसकी रिसाइकलिंग दर ज्यादा होती है। फिर से मैचिंग का प्रश्न है, तो मैचिंग के प्रश्न को देखते हैं, फिर से चलते हैं अपने, ठीक है। कह रहा है एक तरफ आपको चंद्रपुर, हासन ये सब दे रखे हैं। ये सब क्या से, पहले तो ये पता होना चाहिए चंद्रपुर क्या है, सब तामा क्षेत्र है। क्या से क्षेत्र है, ये सब तामा क्षेत्र है, ठीक है। ये सारे के सारे चंद्रपुर है, हासन है, खम्बाम है, खेतड़ी है, ये सब क्या है, तामा क्षेत्र है। फिर अब पूछता है कि कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमारा चंद्रपुर देखो मिलता है महाराष्ट्र में। चंद्रपुर कैसा कहाँ मिलेगा, तो महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है। हासन कहाँ मिलेगा, तो हासन मिलता है हमें कर्नाटक में। हासन मिलता है हमें कर्नाटक में। कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में। अब देखते हैं तो ए का क्या है, ए का पहला। तो ए का पहला कहाँ पे है, ए का पहला तो हमें यहीं मिल जाता है। तो हमारा सवाल तो यहीं से निकल आता जवाब, ए का पहला है। अब यह है बी का, बी हासन, बी का कौन सा, चौथा हो जाता है। तो बी का चौथा हो जाएगा। सी का क्या होगा, दूसरा। तो सी का दूसरा कौन सा, खम्बाम। खम्बाम कहाँ मिलेगा हमें, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और खेतड़ी कहाँ मिलेगी हमें, तो खेतड़ी मिलेगा राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ है, खेतड़ी राजस्थान में है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके सवाल का जवाब आपको मिल गया। चंद्रपुर तामा क्षेत्र है, हासन तामा क्षेत्र है, खम्बाम तामा क्षेत्र है, खेतड़ी तामा क्षेत्र है। तो चंद्रपुर आपको मिलता है महाराष्ट्र में, हासन कर्नाटक में, खम्बाम आंध्र प्रदेश में और खेतड़ी राजस्थान में। इस तरह से हमें देखेंगे तो 1 4 3 2, 1 4 2 3 इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। पूछ रहा है कि चूना पत्थर का कहाँ प्रयोग होता है, तांबा का कहाँ प्रयोग होता है, बॉक्साइट का कहाँ प्रयोग होता है, इस तरह से प्रयोग पूछ रहा है वो, ठीक है। तो तांबा चूना पत्थर का कहाँ प्रयोग होता है, तो चूना पत्थर का प्रयोग होता है सीमेंट में। चूना पत्थर सीमेंट में। कॉपर कहते हैं ना तांबे का, तो कॉपर का कहाँ प्रयोग होता है, तो बिजली के सामान बनाने में। बॉक्साइट का हवाई जहाज के बनाने में, ठीक है। और मैग्नीज इस्पात बनाने में। तो मैग्नीज का प्रयोग कहाँ होता है, इस्पात बनाने में। और बॉक्साइट का प्रयोग कहाँ होता है, तो बॉक्साइट का प्रयोग होता है हमारा हवाई जहाज के निर्माण में, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, ए का कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, चूना पत्थर, ए का पहला। तो ए का पहला ये हो जाता है हमारा। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट बनाने में, कॉपर का प्रयोग बिजली का सामान बनाने में। तो 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न फिर कह रहा है एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ कह रहा है खान। तो खनिज और खान की मैचिंग के लिए पूछ रहा है। जैसे तांबा है किस में मिलता है और लोहा अयस्क किस में मिलता है। तो तांबा जो मिलता है हमारा वो मिलता है तलोजा या तनेगांव, ठीक है। कहाँ मिलेगा, तांबा तलोजा या तलेगांव, ठीक है। लोहा अयस्क मिलेगा हमारा वेलाडीला। लोहा अयस्क कहाँ मिलता है हमारा, वेलाडीला। तो लोहा अयस्क कहाँ मिलेगा, वेलाडीला में, ठीक। इसी से देख लेते हैं। तो तांबा ए का तीसरा, तो ए का तीसरा यहाँ पे है। तो अब देखो ए का तीसरा, इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारे कट गए। फिर आता है लोहा अयस्क कहाँ है, वेलाडीला। तो बी का पहला, तो बी का पहला कहाँ मिलेगा, तो बी का पहला यहाँ है। तो आंसर हमारा यहीं से मिल जाता है, ठीक है। और सी का दूसरा मैग्नीज बालाघाट, अभ्रक नेल्लौर, ठीक है। अभ्रक कहाँ मिलेगा, नेल्लौर में, अभ्रक नेल्लौर में। इसी तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है, 26 का डी। 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। और 27 कह रहा है एक तरफ हमें माइंस दे रखी हैं और दूसरी तरफ मिनरल दे रखे हैं। पूछ रहा है कि कौन सी माइन में कौन सा मिनरल मिलता है, खदान और खनिज, ठीक है। 27 एक तरफ खेतड़ी, दूसरा गिरडी है, सुंदरगढ़, कोरापुट। कह रहा है कौन कौन सा खनिज मतलब पाया जाता है। तो खेतड़ी में क्या मिलता है, तांबा, ठीक है। तो खेतड़ी में क्या मिलेगा हमें, तो तांबा मिलेगा खेतड़ी में,
खेतड़ी में क्या मिलता है हमें, तांबा। ठीक, जैसे हमें एक पता चल गई, अब तुरंत हम देखेंगे ए का दूसरा कौन सा है। तो ए का दूसरा एक तो बी हो सकता है, एक डी हो सकता है। इसका मतलब ए और सी क्या हुआ, कट गया। तो ए का दूसरा और डी का दूसरा। तो अभी इसमें से ए हमारा कौन सा, बी और डी, इनमें से देखते हैं। अब गिरिडीह में कहाँ मिलता है, हमने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया गिरिडीह कोयला क्षेत्र है। गिरिडीह मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, गिरिडीह कैसा क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो ए का दूसरा बी का तीसरा, ए का दूसरा बी का तीसरा। हमारा आज सवाल का जवाब क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें जवाब मिल जाता है डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा सुंदरगढ़ लोहा अयस्क के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो सुंदरगढ़ लोहा अयस्क के लिए और कोरापुट बॉक्साइट के लिए। ठीक, ए का एक खेतड़ी किसके लिए, तांबा के लिए, ए का दूसरा, गिरिडीह कोयला क्षेत्र के लिए बी का तीसरा, सुंदरगढ़ लोहा अयस्क के लिए सी का चौथा और कोरापुट बॉक्साइट के लिए तो डी का पहला। तो आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है इसमें। फिर पूछ रहा है भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ठीक है, तो भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो वो किया गया था तारापुर में। तारापुर कहाँ है, तारापुर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो तारापुर महाराष्ट्र में किसकी सहायता से, तो अमेरिका की सहायता से, अमेरिका की सहायता से। कब, ठीक है, तो अमेरिका की सहायता से ये भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से, तो अमेरिका की सहायता से 1969 में। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो तारापुर महाराष्ट्र में, और मतलब अमेरिका की सहायता से 1969 में स्थापित किया गया था। और भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी 1954 में। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग किसकी, परमाणु ऊर्जा विभाग। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। ठीक, चलते हैं अपने आज के 29 प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से मैचिंग वाला प्रश्न है। इसकी हिंदी नहीं है तो हमें इंग्लिश से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ ऑयल रिफाइनरी दे रखी है और दूसरी तरफ दे रखे स्टेट, ऑयल रिफाइनरी और स्टेट। तो नुमालीगढ़ कहाँ मिलती है, नुमालीगढ़ मिलती है हमें असम में। ठीक है, नुमालीगढ़ असम में। कोयली कहाँ मिलती है, गुजरात में, कोयली गुजरात में। ठीक है, तातीपाका मिलता है हमें आंध्र प्रदेश में, तातीपाका कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश में। और बरौनी बिहार में, बरौनी बिहार में। अब देख लेते हैं ए का कौन सा हो जाएगा, नुमालीगढ़ असम, ए का चौथा आंसर इज डी। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो 29 का आंसर क्या हो जाता है, 29 का आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिससे पेट्रोल निकलता है परंतु वो गुजरात में नहीं है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिससे पेट्रोल निकाला जाता है परंतु वो क्षेत्र गुजरात में न होकर किसी अन्य राज्य में होगा। ठीक है, जैसे कलोल है ये गुजरात का क्षेत्र है, कौशंबा ये भी है, नवेगांव। लेकिन मोरन जो है, मोरन कहाँ मिलता है आपको, ये मोरन मिलता है असम में। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो मोरन क्षेत्र कोयले पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ मिलेगा, तो मोरन पेट्रोलियम क्षेत्र मिलता है आपको असम में। इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक तरफ आपको परमाणु शक्ति संयंत्र दे रखे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, उनके स्टेट दे रखे हैं, मिलाने के लिए पूछ रहा है वो। तो हमारा कौन सा 31, जैसे रावत भाटा कहाँ पे है, राजस्थान में है। पहले हमें जो पता है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल्पक्कम काकरापार गुजरात, तो इसमें क्या है, तो 31
तो रावत भाटा, डी का हमें कौन सा दिख रहा है, डी का हमें रावत भाटा, तो डी का तीसरा कहाँ पे है, तो डी का तीसरा, तो डी का तीसरा मतलब हमारा ये कट गया और ये कट गया, बी और सी में से कोई एक हमारा सही रहेगा, तो बी और सी में से एक सही रहेगा। अब देख लेते हैं, क्योंकि हमें डी का मिल गया, ए का देखते हैं। अब ए का, ए कल्पक्कम कहाँ मिलता है, तो कल्पक्कम मिलता है हमें तमिलनाडु में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में, काकरापार गुजरात में, केगा कर्नाटक में, केगा कर्नाटक में। अब देख लेते हैं, कल्पक्कम ए का चौथा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए का चौथा हो गया, काकरापार गुजरात बी का पहला हो गया, केगा कर्नाटक सी का दूसरा हो गया, रावतभाटा राजस्थान तो डी का तीसरा हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हुआ, बी। अब कह रहा है नेम ऑफ स्टेट्स है एक और हाइड्रोडायरेक्ट पावर है, ठीक है, जल संयंत्र कौन सा है निम्न में से, इसका सवाल का जवाब देख लेते हैं। एक तरफ राज्य का नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जल संयंत्र या जल शक्ति परियोजना दे रखी है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन सी है, सलाल, सलाल कहाँ है, जल शक्ति परियोजना जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में शरावती है, शरावती, महाराष्ट्र में कौन सी मिलेगी आपको, कोयना, और उत्तराखंड में आपको मिलेगी टिहरी, टिहरी बांध परियोजना कहाँ मिलेगी आपको, उत्तराखंड में। अब मिलाते हैं, तो ए का कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर सलाल, तो ए का दूसरा। अब देखो ए का दूसरा होते ही ए कट गया और डी कट गया, क्योंकि ए का दूसरा है तो इसका मतलब बी और सी में से सही होगा कोई। अब आगे चलते हैं, कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी है, शरावती, तो बी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा, तो बी का तीसरा। अच्छा, अभी और भी मिल रहा है, महाराष्ट्र में कौन सा मिलेगा, कोयला, कोयना, तो सी का पहला, तो सी का पहला, देखो हमारा आंसर क्या मिल जाता है, तो आंसर हमारा सी हो जाता है, ठीक है। आंसर आंसर क्या हो जाता है हमारा 32 का सी। थर्टी थ्री, एक तरफ आपको न्यूक्लियर पावर सेंटर दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखा है उसका राज्य, तो राज्य पूछ रहा है किस राज्य में परमाणु शक्ति केंद्र है, तो कल्पक्कम तो मैंने अभी आपको बताया था कहाँ है, तमिलनाडु में, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ट्राम्बे महाराष्ट्र, ट्राम्बे महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, काकरापार कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात। तो अब देख लेते हैं, कल्पक्कम ए का तीसरा, ए का तीसरा इसका मतलब देखो फिर से ए कट गया और डी कट गया, ए का तीसरा, बी का पहला, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, डी, डी का कौन सा हो जाएगा, चौथा, तो डी का चौथा, तो इसका मतलब हमें सवाल का क्या मिल गया जवाब, 33 का बी, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ऐसी काकरा पार आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में, तो सी का कौन सा हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम तेल, खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, पूछ रहा है, खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो वो खोदा गया था असम के माकुम क्षेत्र में, अभी बताया था, असम के माकुम क्षेत्र में, कब, 1867 में। यद्यपि इसमें तेल का कुआं खोदा गया था पर शायद तेल नहीं मिला था, इसलिए कभी पूछता है तो नियमित रूप से तेल का खोदा कभी हुआ था, तो वो हुआ था डिगबोई में, और डिगबोई भी कहाँ है, डिगबोई भी असम में ही है, ठीक है, तो डिगबोई भी असम में है। तो पूछा का नियमित रूप से तेल खुदाई का संचालन कब से प्रारंभ हुआ था, तो डिगबोई से, लेकिन पहला तेल का खोदा खोदा गया था माकुम क्षेत्र में, और माकुम क्षेत्र में कब खोदा गया था, तो 1867 में खोदा गया था। 35 की तरफ चलते हैं हम, ऑयल रिफाइनरी दे रखी है और पूछ रहा है स्टेट, ठीक है, तो 35 अभी मैंने बताया, ऑयल रिफाइनरी और स्टेट, कोयली पूछ रहा है कहाँ पे है, ठीक है, और बरौनी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बरौनी किधर है, बिहार में, बरौनी बिहार, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा, ठीक है, हल्दिया वेस्ट बंगाल, हल्दिया वेस्ट बंगाल,
कोयनी गुजरात, कोयली गुजरात, ठीक है। तो कोयली गुजरात, ए का क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, ए का दूसरा, तो ए का दूसरा इसमें है, तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा 35 का, 35 का ए। क्योंकि कोयली गुजरात, बरौनी बिहार, करनाल हरियाणा और हल्दिया वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट वाज बिल्ट विद द कॉर्पोरेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ विच कंट्री। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण इन्होंने किससे हुआ था, तो वो पूछ रहा है वो कि बोकारो संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था। तो बोकारो संयंत्र का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था रूस के सहयोग से, ठीक है। रूस के सहयोग से कौन से संयंत्र का इस्पात का निर्माण हुआ है, तो वो हुआ है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है, तो रूस के सहयोग से हुआ है, ठीक है। तो रूस के सहयोग से बोकारो संयंत्र का इस्पात का निर्माण हुआ है। तो कब हुआ था ये, 1964 में, ठीक है। कब हुआ था, 1964 में। उस समय कौन सा था, उस समय सोवियत संघ था, ठीक है। इसी तरह पूछ रहा जर्मनी के सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से जो जिसका हुआ था वो हुआ था राउरकेला का 1969 में। तो जर्मनी के सहयोग से बोकारो, तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र का 1959 में, 1959 में। ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किसका हुआ था, तो वो हुआ था दुर्गापुर का। संयुक्त राज्य अमेरिका दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 1959 में। इसका संयुक्त राज्य के अमेरिका के सहयोग से, तो दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये भी 1959 में, ठीक है। चलते हैं ऐसे इंग्लैंड की तरफ, जैसे यूके, तो दुर्गापुर, ये थोड़ा सा एरर हो गई है, मिस्टेक, ये, ठीक है। तो इंग्लैंड के सहयोग से, जैसे यूके के सहयोग से दुर्गापुर का पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो इंग्लैंड के सहयोग से कौन सा हुआ है, तो इंग्लैंड के सहयोग से दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ पे है, तो दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है। कब है, 1959 में, ठीक है। रूस के सहयोग से बोकारो, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, इंग्लैंड के सहयोग से दुर्गापुर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मैचिंग का है। भिलाई, एक तरफ आपको इस्पात संयंत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसका क्या रखा है, तो दूसरी तरफ क्या पूछ रहा है, उसके स्टेट दे रखे हैं, तो मैचिंग पूछ रहा है, मैचिंग का बताना है हमें। तो अभी मैंने आपको बताया राउरकेला कहाँ पे है, तो राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल, दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल। बोकारो, तो पहले इनको देख लेते हैं, सी का पश्चिमी बंगाल, तो सी का कहाँ है, पश्चिमी बंगाल, सी का चौथा किधर है, तो सी का चौथा यहाँ पे है, तो हमारा यही आंसर हो जाता है, ठीक है। सी का भिलाई छत्तीसगढ़, अब इसी में से देख लेते हैं भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, बोकारो झारखंड। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, सी का चौथा और डी का राउरकेला और डी का तीसरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 37 का 37 का बी। फिर से ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। फिर से मैचिंग वाला प्रश्न आ गया। नुमालीगढ़, कहलगांव, जादूगोड़ा और कोरबा, ठीक है। इनमें पूछ रहा है कि क्या मिलता है, तो नुमालीगढ़ में क्या मिलेगा हमें, तेल शोधनशाला, नुमालीगढ़ में तेल शोधनशाला, यहाँ पे क्या है, ऑयल रिफाइनरी होती है, ठीक है, तेल शोधनशाला, ऑयल रिफाइनरी। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, नुमालीगढ़, तो तेल शोधनशाला के लिए। तो ए का दूसरा,
ए का दूसरा कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें यहीं से मिल रहा है हमें। अगर नहीं अभी ये भी है तो इसका मतलब ए और सी ये दोनों तो कट गए, ठीक है, ए और सी दो कट गए, तो इसमें से अभी और हमें मैचिंग करना पड़ेगा, वो देखते हैं। ए का दूसरा तेल सुदनसाला, ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा ए में है, ए का दूसरा डी में है, तो इसका मतलब ए और डी में से अब कोई विकल्प सही होगा। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। अब सी का देख लेते हैं, सी का चौथा, तो सी का चौथा कहाँ पे आ रहा है, सी का चौथा जादूगोड़ा यूरेनियम। देखो ए का दूसरा तो सी का चौथा, हमें आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि ए का अनुमालीगढ़ तेल शोधनशाला ए का दूसरा मिल रहा है और सी का क्या यूरेनियम सी का चौथा मिल रहा है, तो यहीं से हमें हमारा जवाब मिल जाता है। हालांकि हम और भी देख लेते हैं आगे, जैसे कोरबा है, तो कोरबा हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोरबा हमारे कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयला क्षेत्र किसके लिए, कोयला के लिए कोरबा, ठीक है। और पहलगांव तो ताप विद्युत के लिए, कहलगांव ताप विद्युत के लिए, ठीक। तो नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला अर्थात ए का दूसरा, कहलगांव ताप विद्युत के लिए अर्थात बी का तीसरा, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए अर्थात सी का चौथा, कोरबा कोयला के लिए डी का पहला। अब एल्यूमिनियम संयंत्र दे रखे हैं एक तरफ, एल्यूमिनियम संयंत्र और उनके लिए अलग से राज्य दे रखे हैं, राज्य अब इनमें हमें मैचिंग करना है, जैसे अलूपरम किस राज्य में है, अंगुल किस राज्य में है, बेलगांव किस राज्य में है, कोरबा किस राज्य में है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न देखते हैं। तो जैसे अलूपरम है, तो अलूपरम कहाँ मिलेगा आपको, अलूपरम मिलेगा केरल में, ठीक है, अलूपरम केरल में। अभी मैंने बताया था कोरबा कहाँ है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में, अलूपरम कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अंगुल उड़ीसा, अंगुल कहाँ मिलेगा आपको, अंगुल मिलेगा आपको उड़ीसा में, तो अंगुल कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। अब इसी से हम मैच करते हैं, तो अलूपरम ए का दूसरा तो बी और डी में से कोई एक रहेगा, ए का दूसरा, अंगुल उड़ीसा तो बी का तीसरा, ए का दूसरा बी का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलेगा, सी का चौथा, बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में, बी का, और डी का पहला छत्तीसगढ़, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, 39 का कौन सा आंसर, बी, ठीक है। हिंडाल्को स्थापित है, पूछ रहा है कि हिंडाल्को कहाँ पे है, तो हिंडाल्को का सीधा आंसर क्या है, रेनकूट में। हिंडाल्को कहाँ मिलेगी आपको, रेनकूट में, ठीक है, हिंडाल्को कहाँ मिलेगा, रेनकूट में। शिपयार्ड, एक तरफ आपको शिपयार्ड दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य, तो दोनों मैचिंग के लिए पूछ रहा है। 41 जैसे आपके लिए शिपयार्ड कौन कौन से हैं, जैसे गार्डन रीच दे रखा है, हिंदुस्तान शिपयार्ड दे रखा है, मझगांव डॉक्स दे रखा है, कोचीन शिपयार्ड दे रखा है। तो गार्डन रीच कहाँ मिलेगा आपको, गार्डन रीच मिलेगा आपको पश्चिमी बंगाल में, कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल, गार्डन रीच कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। कोचीन शिपयार्ड कहाँ मिलेगा, कोचीन केरल से पता लग रहा है, कोचीन से पता लग रहा है कि केरल में मिलेगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और मझगांव कहाँ मिलेगा आपको, मझगांव डॉक्टर, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक, मिला लेते हैं। तो गार्डन रीच ए का चौथा, तो इसका मतलब हमारा देखो ए कट गया और सी कट गया। अब हमारा आंसर मिलेगा बी और डी में से, मानो नहीं भी पता हो, तो जब दो आंसर हमने एलिमिनेट कर दिए तो अब हमारा क्या 50-50 चांस रह गया, ठीक है, हमारे पास ज्यादा चांस बढ़ गए, अब 50%। अब क्या रहेगा कि हम दूसरे जैसे गार्डन रीच पश्चिमी बंगाल एक तो पता अगर हमें जैसे एक ये देख लेते हैं, जैसे कोचीन है, कोचीन क्या है, जैसे पता लग रहा है कि कोचीन केरल की राजधानी है, तो केरल में होगा, तो डी का कौन सा होगा, तीसरा, तो डी का तीसरा कहाँ मिल रहा है, देखो डी का तीसरा इसमें मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। तो 41 का कौन सा आंसर हो जाएगा बी, अगर हमें नहीं भी पता हो। अब जैसे सी का मझगांव डॉक्स है, तो ये हम महाराष्ट्र में है, तो सी का देखो दूसरा भी है, ए का पहला है, ए का चौथा, और बी का पहला, इसी तरह से
आंसर ढूंढने की हम कोशिश भी कर रहे हैं, आपको ट्रिक भी सिखा रहे हैं, तो सीखते चलो। कह रहा रेल कोच फैक्ट्री, व्हील एक्सल संयंत्र, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आपको एक तरफ क्या दे रखा है, फैक्ट्री वगैरह दे रखी है, और दूसरी तरफ दे रखा है उनके राज्य। तो वो जगह भी दे रखी है कि कौन सी जगह पे कौन सा है। तो जैसे रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला, तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ मिलेगी आपको, कपूरथला में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ मिलेगी, कपूरथला में। तो कपूर ए का मतलब कौन सा हो गया, तीसरा। यहीं से देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीधा दिख रहा है आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 42 का डी। ठीक है, ऐसे ही बी का पहला हो जाएगा, व्हील एवं एक्सल, तो बी का पहला बंगलोर। ठीक है, बी का पहला। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ मिलेगा आपको, वाराणसी में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको कहाँ मिलेगी, पेरम्बुर में। ठीक है, तो पेरम्बुर। इसी तरह से देख, इसका सवाल का जवाब मिल जाता। जैसे रेल कोच फैक्ट्री आपको कहाँ है, तो रेल कोच फैक्ट्री आपको कपूरथला पंजाब में मिलेगी। तो कपूरथला का मतलब रेल कोच फैक्ट्री ए का तीसरा, डी हमारा आप सही है। व्हील एक्सल संयंत्र ये आपको बंगलोर मतलब आपको कर्नाटक में मिलेगा। ऐसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ मिलेगी, वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अर्थात पेरम्बूर अर्थात तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। 43 कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम पूछ रहा है। घटता हुआ क्रम पूछ रहा है ना। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में हमारा आंसर हो जाएगा मृत्तिका गाद बालू, अर्थात मृत्तिका की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और बालू की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। कभी कभी क्रम पूछता है तो कभी सीधे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो मृत्तिका की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता, तो मृत्तिका की जल धारण क्षमता सबसे कम अधिक होती है और बालू की सबसे कम होती है। ठीक है, तो मृत्तिका की जल धारण क्षमता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक। ठीक है, और बालू की सबसे कम, बालू की सबसे कम, बालू की सबसे कम। चलते हैं अगले प्रश्न तक। थैंक्स। तो प्रिय साथियों, आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन देने से, ताकि मैं आपको एक प्रश्न के साथ साथ आगे के जितने भी उनसे जुड़े हुए और तथ्य होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं और उनके जवाब होते हैं वो आपको कराने में सक्षम हो पाऊँ। इसी तरह से आप थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए अगला लेक्चर बहुत जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा, तो आप हमें सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले।